हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम जैसे एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम आदि एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको एक सीरीज दिया है और सीरीज में पूछा जा रहा है कि बीच में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले तो दो तीन बातों का विशेष आप लोग ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, पहली बात कि जब सीरीज के बीच में अगर क्वेश्चन मार्क दिया हो और पूछा जाए उस स्थान पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पे, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में होता है तो सीरीज को करने में थोड़ी आसानी होती है, लेकिन जब बीच में है तो कहीं ना कहीं मुसीबत थोड़ी बड़ी होती है उसे सॉल्व करने में। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिए। ठीक है, दूसरा चीज़ आप लोग ये देखिए कि क्या सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, देखिए, या मिक्स ऑर्डर में है। इस सीरीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो 15 से 20 जा रहा है, 20 से 18 हो रहा है, 18 से 23 हो रहा है। यानी ये सीरीज ना असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये किस ऑर्डर है, मिक्स ऑर्डर में। यानी एक संख्या पहले 15 से 20 बढ़ रही है, पुनः 20 से 18 यानी छोटी हो रही है, बढ़ रही है, छोटी हो रही है। ठीक है, और तीसरी बात आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी किसी सीरीज में, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी सीरीज में आपके 7 नंबर से संख्याएं ज़्यादा होती हैं या 8 नंबर से संख्याएं ज़्यादा होती हैं तो उसमें होता क्या है कि डबल सीरीज होता है। जनरली उसमें होता क्या है, डबल सीरीज होता है। जैसे इसमें नंबर ऑफ अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये बनती है, 99% चांस बनता है कि इसमें 2 सीरीज होगा। ठीक है, इस प्रश्न को 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला देखिए, अगर 15 से यहाँ पे 18 हो रहा है, 18 से मान लेते हैं 15 3 + 3 हो रहा है, और 18 से कितना हो गया, +3 कर लेते हैं तो कितना हो गया, 21 हो गया, और पुनः 21 से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। एक तो फर्स्ट ये तरीका, यहाँ भी देख लेते हैं, 20 से कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, +3 हो रहा है ना, और 23 से कितना हो रहा है, +3 कर रहे हैं तो 26 आ रहा है। ओके, यानी हो क्या रहा है कि जो फर्स्ट सीरीज है उसमें भी +3 हो रहा है, और जो सेकंड सीरीज है उसमें भी +3 हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात आप लोग ये देखिए कि हमें दूसरे सीरीज से मतलब नहीं था, क्योंकि पहले सीरीज यानी 15 18 क्वेश्चन मार्क और 24 को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर 21 आ गया। ठीक है, तो दूसरी सीरीज को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बताया हूँ आपको कि दूसरे सीरीज में +3 चल रहा है। आप लोग एग्जाम में दूसरे सीरीज को बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 21 राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। दूसरा तरीका ये बन रहा है कि अगर हम इसको सिंगल सीरीज मान ले तो ही आंसर आ जाएगा। कैसे, 15 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 में +5 हो रहा है। ठीक है, और 20 से 18 हो रहा है, यानी यहाँ क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। पुनः 18 से 23 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। तो पुनः यहाँ पे क्या कर ले, 23 से कितना कर ले, -2 कर ले तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। और पुनः 21 से कितना करेंगे, +5 करेंगे तो 26 आ जाएगा, और पुनः 26 में जब -2 करेंगे तो 24 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या चल रहा है, +5 -2 +5 -2 +5 -2। ठीक है, तो हम इस तरह से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हमारा आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है आपसे कि जिस तरह DE 10 से संबंधित है उसी तरह HI क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को करने का यही एक मेन तरीका होता है कि हम ये देखना होता है कि जो 2 पेयर के आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेट और क्या दिए गए हैं, आपके जो नंबर दिए गए हैं उसमें क्या संबंध है, उसी संबंध को हम लोग क्वेश्चन मार्क और HI में लगा देंगे। ठीक है, और जब भी एक और मैं बात हमेशा आपसे बोलता हूँ कि जब भी आपको अल्फ़ाबेट कहीं दिया हो और उसको नंबर से इक्वेट किया जा रहा हो या नंबर के इक्वल बन रहा हो या नंबर से लॉजिक संबंध निकालना हो तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। यानी आपको रीजनिंग में जहाँ भी अल्फ़ाबेट मिले और उसका संबंध नंबर से हो रहा हो तो वहाँ पे होता क्या है कि प्लेस वैल्यू का कोई ना कोई खेल चल रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बिना सोचे इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D और E का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। D का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, और E का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 5 होता है। ठीक है, अब एक चीज़ देख लें कि 5 और 4 होता है, 4 और 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, और 9 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए HI में भी करके देख लेते हैं।
एच का कितना होता है प्लेस वैल्यू आपका 8 होता है, और आई का कितना होता है तो 9 होता है। 9 और 8 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और 17 में हम अगर एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। देखिए 18 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे करने पे क्या आ रहा है, ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है, तो हम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, तो कुछ और हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए कि प्लेस वैल्यू का यूज होगा ही होगा। ठीक है, भले तरीका कोई और हम यूज करेंगे, लेकिन प्लेस वैल्यू का यूज होगा ही। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर हम लोग क्या करें, ध्यान से समझिएगा, हमें डी और ई का प्लेस वैल्यू पता है 4 और 5, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 को कितना आ गया 20 आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। और 20 का मैंने हाफ कर दिया तो कितना आ गया 10 आ गया कि नहीं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग एच और आई में कर लेते हैं। एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8 होता है, और आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9 होता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया 9 अट्ठे कितना हो गया 72 हो गया, और 72 का जब हाफ हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 36 किस ऑप्शन में दिया है देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी तरह संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। 4 शब्द दिए गए हैं, कंघी, शर्ट, नेक टाई और कोट। ये 4 शब्द दिए गए हैं। पूछा जा रहा है एसएससी में ऐसा एक प्रश्न कंफर्म आता है, बिल्कुल 100% यही होता है कि इस तरह का प्रश्न 3 तरीके से बन सकता है। कई दफ़ा यहाँ पे शब्द दिया है, कई दफ़ा यहाँ पे अल्फ़ाबेट दे देगा, कई दफ़ा यहाँ पे नंबर दे देगा। अंतर यही होता है, लेकिन एक क्वेश्चन बनता ही है एसएससी में। ठीक है, कंघी दिया है, शर्ट दिया है, नेक टाई दिया है, कोट दिया है। तो अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं तो जो नेक टाई होता है ये क्या है, एक वस्त्र है जिसे हम पहनते हैं गले में। ठीक है, शर्ट क्या है, एक वस्त्र है जिसे हम पहनते हैं, और कोट क्या है, एक वस्त्र है। ये तीनों क्या हैं, एक वस्त्र हैं जिसे हम क्या करते हैं, एक वस्त्र हैं जिसे हम क्या करते हैं पहनते हैं। पहनते हैं कि नहीं, बिल्कुल पहनते हैं। शर्ट को भी पहनते हैं, कोट को भी पहनते हैं। लेकिन क्या कंघी को हम लोग पहनते हैं, नहीं। कंघी से बालों को क्या किया जाता है, झाड़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो ऑप्शन बी, सी और डी हैं एक तरीके से ये तीनों वस्त्र हैं पहनने वाले, इसलिए ये तीनों एक समान हैं, और कंघी हमारा विषम है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कूट भाषा में अर्ण को 4073 के रूप में लिखा जाता है, तो लाइट के लिए कोड क्या होगा। अभी मैं ऊपर आप लोगों को एक बात बोला कि जब भी आपको अल्फाबेट से नंबर इक्वल किया जाए या नंबर के रूप में कोड किया जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, प्लेस वैल्यू को पकड़ करके चलना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसा भी प्रश्न एक एसएससी में आता है, पूछता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी आपको कुछ नहीं करना है। अर्ण है, EARN, इसको देख रहे हैं कि इसमें 4 अल्फाबेट हैं और यहाँ पे क्या है 4 डिजिट हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है लाइट है, इसमें 5 क्या है अल्फाबेट हैं, तो इसके के लिए कोड जो होगा उसमें भी 5 अंक होंगे, जो ऑप्शन में भी सब में 5-5 दिया है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। सीधे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी मैं बताना है आपको, सीधे आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, मैं करता तो इसको डायरेक्ट करता, लेकिन बिना लिखे, लेकिन समझाने के लिए मैं आप लोगों को लिख करके प्लेस वैल्यू बताता हूं कि हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं है कि आपने प्लेस वैल्यू लिखा तो तुरंत आंसर आ गया, नहीं। प्लेस वैल्यू से ही कुछ होगा, प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड होगा या घटेगा। ठीक है, या क्या होगा, उसके प्लेस वैल्यू के डिजिट सम होंगे, लेकिन प्लेस वैल्यू से ही गेम स्टार्ट होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, प्लेस वैल्यू आपका एक ट्रेलर के रूप में है, और पूरी फिल्म को कंप्लीट करने के लिए प्लेस वैल्यू का होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है, ए का 1 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है। ठीक है, और एन का कितना होता है 14 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब देखिए क्या कीजिए, 5 में से -1 कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, बिल्कुल। और पुनः हम क्या कर दें कि 1 में से -1 कर दें तो क्या आ जाएगा 3। 1 में से जब -1 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब एक यहाँ ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 18 में से हम लोग -1 करेंगे, क्या करेंगे 18 में से -1 करेंगे तो यहाँ आएगा क्या 17।
ठीक है ना। अब 17 का हमको क्या करना है ना कि लेफ्ट का डिजिट लेना है, यानी इकाई डिजिट लेना है 17 का। तो इकाई का 17 डिजिट क्या हो जाएगा, 17 का इकाई डिजिट 7 हो जाएगा। सेम 14 में क्या कीजिए आप, -1 करेंगे हम लोग, ठीक है। -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 13 का इकाई डिजिट क्या है, 3 है। तो कुछ इस तरह से लॉजिक लग रहा है। 40 73 हमारा आ गया कि नहीं, कुछ इस तरह से लॉजिक लग रहा है कि जो पहले दो आपके मतलब जो भी आपके जो प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में है उसमें से -1 घटाने के बाद इकाई का अंक लिया जा रहा है, और सिंगल जो डिजिट हैं प्लेस वैल्यू वाले उनमें से -1 केवल घटाया जा रहा है। तो सेम चीज़ को हम लोग लाइट में कर लेते हैं लिख करके, ठीक है। तो लाइट के लिए क्या होता है, लाइट का कोड लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एल का क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, 12 होता है। आई का क्या होता है, 9 होता है। जी का क्या होता है, 7 होता है। एच का क्या होता है, 8 होता है। और टी का क्या होता है, देखिए समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप देखिए थोड़ी बहुत दिमाग लगाएंगे ना तो आप ऑप्शन से भी खेल करके, जब आपको लॉजिक पता चल गया तो ऑप्शन से भी प्ले करके बिना लिखे दो तीन प्लेस वैल्यू को देख करके आप सॉल्व करके निकल सकते हैं। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको एक एक लिख रहा हूँ, ठीक है। 12 में से क्या करेंगे हम, पुनः -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, और 11 का इकाई डिजिट ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से पुनः क्या करेंगे, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और 7 में से पुनः क्या करेंगे, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 8 में से पुनः क्या करेंगे, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 और 20 में से पुनः क्या करेंगे, जब हम -1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, और 19 का इकाई डिजिट का है, 9 है। तो हमारा कुछ ऐसा लाइट को कोड किया जाएगा 18 67 9 किस ऑप्शन में दिया गया है, 186 79 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दिया गया है द्रव, पिज्ज़ा और दूध। इन तीनों शब्दों के लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग किसी भी एक का क्या कर सकते हैं, आप वेन आरेख किसी एक का भी खींच सकते हैं, लेकिन उसको खींचिए जो सब में क्या है, कॉमन है। जैसे द्रव हो गया, पिज्ज़ा हो गया, दूध हो गया, तो थोड़ा सा ऐसा लीजिए आप कि जिसमें कि क्या हो, एक कॉमन हो। कॉमन इन द सेंस ये हुआ कि ऐसा आपको शब्द लेना है जिसका संबंध किसी और शब्द से हम क्या कर मिल रहा हो, उसको पहले बनाने की कोशिश करिए। जैसे द्रव का संबंध पिज्ज़ा से है क्या, नहीं है। लेकिन द्रव का संबंध दूध से है क्या, हाँ। द्रव, सभी जो दूध होते हैं वो द्रव होते हैं, बिल्कुल। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले द्रव के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आकृति बना दिया, ठीक है। तो एक क्या हो गया आपका, द्रव हो गया, बिल्कुल हो गया। ये द्रव के लिए मैंने आकृति एक बना दिया। और दूध क्या होता है, जो सभी दूध होते हैं वो द्रव ही तो होते हैं ना, तो द्रव के अंदर ही तो दूध होगा ना, द्रव के अंदर ही तो दूध होगा, क्योंकि जो सभी दूध होते हैं वो द्रव ही तो होते हैं, लिक्विड ही फॉर्म में होते हैं ना। लेकिन अब देखिए दूध का संबंध पिज्जा से है क्या, या द्रव का संबंध पिज्जा से है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम लोग पिज्ज़ा के लिए डायग्राम कुछ यहाँ बाहर बनाएंगे, साइड में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी संबंध नहीं है। क्या है, कोई भी संबंध नहीं है दूध और पिज्ज़ा का। तो इसलिए हमारा पिज्ज़ा के लिए डायग्राम कुछ किनारे ऐसा होगा, ठीक है। पिज्ज़ा के लिए कुछ डायग्राम ऐसे बना लेंगे। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी कक्षा के सभी 20 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पर खड़ा है, जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर खड़ा है। रोहन और निखिल के बीच कितने छात्र खड़े हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। देखिए ये भी एक फिक्स सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको करने का एक फिक्स तरीका होता है। हमसे पूछ रहे हैं कि निखिल और रोहन के बीच में कितने छात्र हैं, तो टोटल छात्र कितने हैं, 20 हैं, समझिएगा। और तो 20 माइनस रोहन दाएं से कितना है, 8वां 8 प्लस बाएं से निखिल 10 ऐड कर लेते हैं। तो 20 माइनस कितना हो गया, 18, और 20 माइनस 18 बराबर कितना हो गया, 2। यानी कि रोहन और निखिल के बीच में कितने छात्र हैं, 2 छात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं। यह तो डायरेक्ट एक तरीका होता है कि आपने इसको देखा 20 माइनस 10 और 8 को, यानी कि रोहन के दाएं से जो स्थान है उसको ऐड किया, और निखिल का जो बाएं यानी कि
पहले पर्सन का जो लेफ्ट से स्थान है और दूसरे पर्सन का जो राइट से स्थान है उसको ऐड किया और माइनस किया टोटल में से, तो हमारा आंसर आ गया। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ये तो आपको बता दिया कि तुरंत कैसे आप करके निकल जाएंगे। इनके बोलने का मतलब ये था ना कि 20 छात्र हैं जो उत्तर की तरफ क्या कर रहे हैं, मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो बोल रहे हैं कि रोहन दाएं सिरे से 8वें स्थान पे, यानी कि इधर से रोहन कहीं पे 8वें स्थान पे है। कौन है? रोहन 8वें स्थान पे है। ठीक है, आपका राइट से। और बोला गया है कि निखिल बाएं से 10वें स्थान पे है, और निखिल क्या है, इधर से निखिल यहाँ पे कहीं 10वें स्थान पे है। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, 10 और 8 18 हो गए कि नहीं। अब एक बात ये क्लियर होगा कि इनके बीच में पर्सन रहे होंगे, तभी तो इनकी संख्या 20 हो पाएगी। नहीं तो हम अगर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पर्सन तो टोटल अब तक 18 ही तो बने हैं ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और अगर हम लोग निखिल को और रोहन के बाद में बैठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है, तो और ही छात्र कम हो जाएंगे। क्या होंगे? और ही छात्र कम हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों के बीच में व्यक्ति हैं, बिल्कुल बैठे हैं, तभी क्या हो पाएंगे, टोटल 20 हो पाएंगे। तो 10 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो बीच में कितने बैठे होंगे? 2 बैठे होंगे, तभी तो 20 होगा ना। 10 और 18, 18 18 2 20। तो कितने व्यक्ति हैं खड़े? रोहन और निखिल के बीच में केवल 2 व्यक्ति खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। माँ जिस तरह बच्चे से संबंधित है, बादल क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा? सेम दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर दूसरे नंबर का जो हम लोगों ने प्रश्न किया, सेम वही प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको शब्द दे दिया गया है, तो करने का सेम वही तरीका होता है। हमें देखना होता है लॉजिक की 2 शब्द कैसे एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो माँ और बच्चे की अगर बात कर लेते हैं, तो माँ क्या करती है? माँ बच्चे को जन्म देती है। माँ क्या करती हैं? माँ बच्चे को जन्म देती हैं, यही तो करते हैं माँ ना। अगर एक मोटा मोटा हम लोग रिलेशन देखें तो यही है ना, माँ बच्चे को जन्म देती हैं। उसी तरह जो बादल होता है वो किसको जन्म देता है? बादल जब लगता है तो क्या होता है? जब बादल आकाश में छा जाता है तो क्या होता है? पानी होता है, मौसम होता है? नहीं। चमकता है? नहीं। लेकिन बादल क्या होता है? बादल जब आसमान में लगता है तो क्या होता है? बारिश होता है कि नहीं? बिल्कुल वर्षा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा? वर्षा होगा। जब बादल, जिस तरह माँ बच्चे को जन्म देती है, उसी तरह जब बादल लगता है तो क्या करता है? बादल बारिश को क्या करता है? जन्म देता है, यानी वर्षा करवाता है जब बादल लगता है आसमान में। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनप्रीत मनोज से कहता है, तुम्हारे पिता मेरी माँ की इकलौती संतान है। मनप्रीत का मनोज से क्या संबंध है? आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न दिया गया है, और एसएससी रेलवे में एक प्रश्न कंफर्म होता है ब्लड रिलेशन से, किसी टॉपिक से आए या ना आए, लेकिन ब्लड रिलेशन से कंफर्म होता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपका ब्लड रिलेशन, और इसके प्रश्न भी अच्छे खासे बनते हैं। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप कम समय में मुश्किल ही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। बोले हैं कि मनप्रीत मनोज से कहता है, क्या कहता है मनोज से? कि तुम्हारे पिता, यानी कि मनोज के पिता मेरी माँ की इकलौती संतान है। यानी कि बात समझिएगा, यहाँ पे मनप्रीत की क्या है? माँ है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मनप्रीत, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, मनप्रीत, समझिएगा, मनप्रीत। यहाँ से देखिएगा, मेरी माँ, मनप्रीत मनुष्य क्या कहता है कि तुम्हारे पिता जो हैं, तुम्हारे पिता यानी मनोज के पिता मेरी माँ मनप्रीत की माँ की इकलौती संतान है। मनप्रीत की माँ की इकलौती संतान है। ठीक है, मनप्रीत की माँ की इकलौती संतान। तो ये जो मनप्रीत है ना, समझिएगा, ये मनप्रीत है ना, ये कोई और नहीं है, मनोज का पिता है। कौन है? मनोज का पिता है। अब देखिए, मनोज का पिता है। अब मैं बताता हूँ कैसे मनोज का पिता है, क्योंकि बोला गया है, मैंने बना दिया ना कि मनप्रीत की माँ हो गई ऊपर, और उसके नीचे क्या हो गया? मनप्रीत का बेटा मनोज। अब कैसे? देखिए, मनप्रीत मनोज से कहता है कि तुम्हारे पिता, मनोज के पिता मनप्रीत मेरी माँ मनप्रीत की माँ की इकलौती संतान है। जब मनप्रीत की माँ की इकलौती संतान है मनोज के पिता, तो मनप्रीत ही तो मनोज का पिता होगा ना, क्योंकि एक ही तो संतान है ना मनप्रीत की माँ का। ठीक है, तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मनप्रीत पूछा है कि मनप्रीत का मनुज से क्या संबंध है, तो जो ये मनप्रीत है मनुज का क्या लगेगा, पिता लगेगा, सिंपल सी बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार हो तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। आपसे कैलेंडर का प्रश्न पूछा जा रहा है और बेहद ही ईजी प्रश्न है। ईजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक 2-3 बातें अगर पता है तो आप लोग तुरंत करके निकल जाएंगे। अगर पहली बात ये समझिए, मैं बोलूँ कि आपका जो मार्च होता है कितने दिनों का होता है, तो आप बोलोगे 31 दिन का होता है। तो 31 दिन का होता है ना, तो 7 से इसको डिवाइड कर लिया करिए, तो कितने ऑड डे हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 7 चौको 28, 4 बार में जाएगा, 3 ऑड डे बच जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमको महीने के काउंट करेंगे कि इस महीने में कितने दिन हैं, तो हम लोग दिन न लेकर के उसमें ऑड डेज लिखेंगे, ठीक है। ऑड डेज कैसे निकलता है पता होगा, 7 से डिवाइड करके, ओके। तो 5 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 8 अप्रैल 2019। एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये बात पता होगा कि सेम डे से अगले साल के सेम दिन को, डेट को जाने पर क्या होता है, नॉर्मल ईयर में जो दिन होता है एक दिन बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 5 फरवरी 2018 को सोमवार है ना, तो 5 फरवरी 2019 को क्या होगा, मंगलवार होगा। सोमवार मंगलवार, तो इतना पता चल गया कि क्या होगा कि 5 फरवरी 2019 को क्या होगा, मंगलवार होगा। 5 फरवरी 2019 को क्या होगा, मंगलवार होगा। ये बात आप लोग को पता होगा, कई दफ़ा मैं बताया हूँ। अगर यही लीप ईयर होता तो क्या होता, क्योंकि 2018 भी लीप ईयर नहीं है और 2019 भी लीप ईयर नहीं है। अगर 2018 लीप ईयर होता तो होता क्या कि इसमें सोमवार में 2 ऐड हो जाता, ठीक है, तो बुधवार हो जाता। लेकिन इतना पता चल गया ये क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो 5 फरवरी 2019 को मंगलवार हो गया। अब 5 फरवरी से 8 अप्रैल के बीच में दिन निकाल लेते हैं कि कितने दिन बच रहे हैं। 5 फरवरी कितने का महीना होगा, 2019 का आपका 28 का होगा, तो 5 निकल चुका है, तो 23 उसमें बचा। तो चलिए लिख लेते हैं समझाने के लिए, 23 बचा। और फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च कितने का होता है, 31 का, तो उसमें कितने ऑड डेज बचेंगे, चलिए लिख ही लेते हैं 31। और पुनः मार्च के बाद अप्रैल 8, ओके। अब टोटल जोड़ के 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए डिवाइड हम कैसे करेंगे, पहले एक को डिवाइड करिए। 7 3 21, 2 ऑड डेज बचेगा, 7 यहाँ पे 7 चौको 28, 3 और 7 कम 7 1, 3 2 5 1 6, यानी मंगलवार में हम +6 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या चला आएगा कि 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो मंगलवार में जब 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मंगल बुध बीएफए शुक्र शनिचर इतवार सोमवार, यानी क्या आ जाएगा, पुनः हमारा सोमवार हो जाएगा। क्या होगा, पुनः हमारा सोमवार होगा। तो सोमवार किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सोमवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 72 गुणे 19 बराबर 23, 13 गुणे 48 बराबर 35 और 16 गुणे 43 बराबर 18 है, तो बताना है कि 39 × 22 बराबर क्या होगा। देखिए इस तरह का भी प्रश्न जो है कि बहुत अच्छा खासा प्रश्न बनता है और एसएससी में पूछा ही जाता है एक प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों का अगर आप अभ्यास में नहीं रखे रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं, बन नहीं पाते हैं जल्दी, आपका दिमाग क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि बहुत एग्जाम में कम समय होता है, 10 से 12 सेकंड में हमें डिसाइड करना होता है कि हमको सवाल को कैसे करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे, मॉक नहीं देते रहेंगे, तो इस तरह के प्रश्न बना पाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। होता क्या है कि इसमें हमें ये देखना होता है कि 72 गुणे 19 बराबर 23 है ना, तो 72 गुणे 19 में क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं कि 19 आ रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि 72 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 तो आएगा नहीं, बहुत बड़ी संख्या आएगी, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं 72 और 19 में कुछ ऐसा हो रहा होगा, यानी जो ये गुणे है ना, गुणे एक्चुअल में नहीं है। गुणे का मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, भाग्य भी हो सकता है और गुणे भी हो सकता है कई केस में। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 72 गुणे 19 बराबर 23, तो यार गुणा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, गुणा हो ही नहीं सकता है। गुणे की जगह पे का मतलब कुछ और हो रहा है, कोई और साइन हो रहा है। तो देख लेते हैं, अगर हम लोग 72 है ना, 72 गुणे की जगह प्लस कर लें और 19 कर लें, गुणे की जगह क्या कर लें हम लोग, प्लस कर लेते हैं और क्या कर लें, अगर 19 कर लें तो हमारा क्या हो गया, फिर भी हम जोड़ेंगे तो हमारा 23 नहीं आएगा, बड़ी संख्या आएगी। तो हम क्या करते हैं कि 72 का जो डिजिट है ना उसको सम कर लीजिए। 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस 9 1 कितना हो गया, माफ़ी चाहते हैं,
हम लोग प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 और 2 के डिजिट को। कितना होगा 14 और प्लस 1 और 9 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा और 14 6 20 3 23 यानी कि 23 बराबर 23 आ रहा है। मैंने किया क्या कि इनटू की जगह प्लस लिखा और जो डिजिट दिया है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हमारा 23 आ रहा है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 1 और जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 4 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 32 3 कितना होता है 35, बिल्कुल दिया, सेटिस्फाई हो रहा है। 1 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, प्लस 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 6 क्या 18, बिल्कुल दे रहा है। तो सेम प्रक्रिया हम लोग क्या 39 और 22 में कर लेते हैं। तो 3 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 27 प्लस और आपका 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 27 और 4 कितना हो जाएगा 31। तो 31 हमारा राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक जॉगर 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ता है फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। डायरेक्शन का प्रश्न है और पूरा क्वेश्चन मत पढ़िए, आपने शुरू में ही थोड़ा सा पढ़ा तो आपको पता चल गया डायरेक्शन का प्रश्न है। अब डायरेक्शन का प्रश्न है तो आप ये देखिए कि नीचे सबसे आइए और पढ़िए कि क्या आपसे पूछ रहा है। पूछ रहा है कि अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है। अब पूछ रहा है कि जो इनिशियल पोजीशन था उसके संदर्भ में कहाँ है। तो देख रहे हैं ऑप्शन में कि ये हमसे ये भी पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर और दिशा भी पूछ रहा है, यानी कि हम क्वेश्चन को करते वक्त हम किलोमीटर को भी ध्यान देंगे और डायरेक्शन पे भी हमारा विशेष फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि दोबारा फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जब हमें नीचे पता चल गया ना तो हमारा फोकस रहेगा कि हाँ हमसे कई दफ़ा क्या होता है ना कि हमसे केवल डायरेक्शन पूछते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जो डिजिट होता है ना उसके लिए लाइनें होती हैं, हम कैसे भी बना करके निकाल लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर के हिसाब से ही हम लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों पूछा है तो थोड़ा सावधानी बरत करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा। पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि एक जॉगर 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ता है। इसके पहले आप लोग एक बात पता होगा, नॉर्मल सी बात है फिर भी बता देते हैं। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और इधर ईस्ट होता है और इधर क्या होता है वेस्ट होता है। आप सभी को पता होगा, यानी ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम होता है। बिल्कुल आप सभी को पता होगा। तो चलिए कर लेते हैं, 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ता है। चलिए दौड़ा देते हैं एक जॉगर को, हमने दौड़ा दिया 1 किलोमीटर पूर्व में। ओके, 1 किलोमीटर पूर्व में दौड़ा दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। फिर पश्चिम की ओर मुड़ते हैं, यहाँ से पुनः पश्चिम मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं, यानी कि यहाँ 6 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, बना लेते हैं। और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी इधर बाईं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, यानी पुनः यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 किलोमीटर यहाँ भी है ये दूरी, तो ये दूरी समान होगी तो 4 किलोमीटर यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है, यानी कि यहाँ इनिशियल पॉइंट ये था ना इनिशियल पॉइंट, तो पूछा है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति इसके संदर्भ में कहाँ है। तो हमको ये दूरी बतानी है और दिशा भी बताना है। अभी तो यहाँ पे है ना, फाइनल यहाँ है और उसका इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था, तो इनिशियल पोजीशन उसका यहाँ था, इनिशियल पोजीशन इसका यहाँ था और फाइनल यहाँ पे आपका हो गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर है और ये इतना 1 किलोमीटर है, तो कितना हो गया 5 किलोमीटर हो गया। बिल्कुल 5 किलोमीटर, लेकिन इसका इनिशियल पोजीशन जब ये था यहाँ पे, तो इससे ये किधर है, पश्चिम दिशा में है ना। तो कहाँ पे हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। कथन दिया है और कथन के आधार पर बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। सिलॉक्स का प्रश्न दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि कथन से डायग्राम बना लेंगे और फिर देखेंगे कि डायग्राम से कौन सा निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कथन आपका क्या दिया है, बनाते हैं। सभी बांस क्या हैं, लंबे हैं। ठीक है, बना लेते हैं। बांस को मैं बी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, सभी बांस क्या हैं, लंबे हैं। लंबे को मैं एल से डिनोट करता हूँ। और सभी लंबे घास हैं। सभी लंबे क्या है, घास हैं। घास को मैं जी से डिनोट करता हूँ। घास को मैं किसे डिनोट करता हूँ, जी से। ठीक है, ओके। अब निष्कर्ष देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही बन सकता है। पहला दिया कि कुछ घास बांस हैं। कुछ जो घास है वो बांस हैं, बिल्कुल बात सही है।
और कुछ लंबे बांस हैं, कुछ लंबे क्या हैं, बांस हैं, ये भी बात सही है। और कुछ घास लंबी हैं, जो कुछ ग्रास हैं वो क्या है, लंबी हैं, ये भी तो बात सही है। यानी कि हमारा सभी निष्कर्ष 1, 2 और 3 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।